बहुत जरूरी। आज की क्लास में हम लीगल एक्सपेक्ट का स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, आज सबसे बढ़िया पहले से इंग्लिश में आपको स्पेशल क्या था ये कॉन्ट्रैक्ट घड़ी बता के रही नीचे हूँ। लाल लाल करके? अरे गाड़ी। इंडेमनिटी एंड गारंटी। ठीक है, इंडेमनिटी एंड गारंटी का स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले ना इन सब के ना एग्जाम में ना बहुत इंडेमनिटी गारंटी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में से जो जेन्युइन चीजें हैं ना, बच्चे बहुत बड़ी बड़ी चीजें कवर कर लेते हैं। लेकिन इसका जो बेसिक सा कंसेप्ट है, सबसे पहले हम हमें उसे कवर करना है। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके पास इंश्योरेंस का केस है। ठीक है, क्या इंश्योरेंस का जो केस है वो इंडेमनिटी में कवर होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट जिसके द्वारा वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर पार्टी फ्रॉम लॉस कॉस्ट टू हिम। यानी कि जैसे इंश्योरेंस में होता है, इंश्योरेंस में प्रीमियम पे किया जाता है, देन ये आपको एश्योरिटी दी जाती है कि अगर कोई लॉस होता है तो लॉस के टाइम पे हम आपको क्या करेंगे, हम आपको सेव करेंगे। या लॉस के टाइम पे या आपका जैसा भी जो भी लॉस है उस टाइम पे हम हेल्प करेंगे। राइट। तो जो प्रोमिसर होता है उसे बोलते हैं इंडेमनीफायर। और जो जिसका होता है, ठीक है ना, जिसका लॉस सेव किया जाएगा उसे बोला जाता है प्रोमिजी। उसको बोलते हैं इंडेमनिटी होल्डर। सबसे पहले इंडेमनिटी क्या है? अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी promises टू सेव द अदर पार्टी फ्रॉम द लॉस कॉज टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर हिमसेल्फ। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इंश्योरेंस वाले खुद से आते हैं जैसे हमारे पास, क्योंकि इट मीन्स कि प्रोमिसर खुद से ये एक्शन लेता है, हम उसके पास नहीं गए हैं। हम भी जाते हैं उनके पास, ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे पहले उनकी अपनी खुद की पॉलिसी, बिहेवियर, ठीक है ना, गाइडलाइन सब कुछ होता है। और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, या फिर दूसरे एनी अदर पर्सन के कंडक्ट के द्वारा, और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। तो इंडेमनिटी क्या है? ए कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी promises टू सेव द अदर पार्टी फ्रॉम लॉस कॉस्ट टू हिम। ठीक है, फ्रॉम लॉस कॉस्ट टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पार्टी और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। तो पार्टीज कौन कौन सी हैं? प्रोमिजर है, इंडेमनिफायर, और प्रोमिसी क्या है? इंडेमनिटी होल्डर। एग्जाम्पल, ए लॉस्ट हिज शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, ही अप्लाई टू द कंपनी फॉर द इशू ऑफ अ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। ये समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे अब आप कहेंगे क्या मैम, इंश्योरेंस या इन सब के जो केसेस हैं वो हम यहाँ पे कवर करते हैं? उसका आंसर आप लोग नहीं, मैं नहीं दूंगी उसका आंसर, आप लोग इसमें से मुझे खुद बताएंगे। नहीं पहले करते इसमें मैम। से इसके, हाँ, इसके प्रोविजंस रीड करते हैं। ठीक है, उसके आंसर्स आप लोग अच्छे से बताएंगे। ठीक है, कि हमारे पास इसमें क्या क्या कवर है, क्या कवर नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि एक मिनट, एक बच्चे का मैसेज है, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, क्या दिक्कत है? ठीक है, देन यहाँ पे क्या है कि इट मीन्स कि कंपनी आस्क्ड ए। अब ए कंपनी ने, ठीक है, कंपनी ने क्या बोला? कंपनी ने अगर ए को कहा कि ठीक है, अगर आपका कुछ ऐसा चीज होती है तो मतलब हम आपका कोई लॉस हुआ है या आपका, क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट का खोना, देखो शेयर सर्टिफिकेट का खोना इट मीन्स कि आपने उसमें कितने हजारों लाखों रुपए लगाए रखे हैं, तो वो सब कुछ लॉस्ट हो गया आपका। ठीक है, तो उसके बदले में तो द कंपनी आस्क्ड ए टू फर्निश एक बॉन्ड, यानी कि एक आपका जो बॉन्ड है उसे फर्निश करने के लिए। ठीक है, तो इस केस में कंपनी ने ए को बोला, इट मींस यहाँ लॉस क्या था? यहाँ लॉस ऑफ लाइफ नहीं है, यहाँ पे लॉस क्या है? आपका शेयर सर्टिफिकेट का लॉस है। ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल है। ठीक है, कि कंपनी है वो आपके जो मतलब डुप्लीकेट सर्टिफिकेट को इशू करने के ऑब्वियसली चार्जेस लेगी या जो भी करेगी। ठीक है, वो एक अलग चीज है।
इट मीन्स आपके पास एक अपनी एश्योरिटी है, आपके पास एक एश्योरर है। मैं कहने की क्या कोशिश कर रही हूँ कि भाई मेरा कोई चीज, मुझे कोई मतलब बड़ी चीज से लॉस है, तो उस चीज को मैं यानी कि बियर, ठीक है, कोई ना कोई है जो कि मेरे बिहाफ पे बियर कर सकता है। उसमें बियर भी नहीं करना, उसको खाली मेंटेन करके रखना है। तो ए कौन है? इंडेमनीफायर, ठीक है। तो यानी कि इसने प्रॉमिस कर रहा है, एंड देन कंपनी है इंडेमनिटी होल्डर, ठीक है। अब है, अब आपको इसी वाले केस को यूज करते हुए हमें करना है, ठीक है। एक एक क्या होता है? इंडेमनीफायर, और एक होता है इंडेमनिटी होल्डर, ठीक है। तो इस केस में अगर कंपनी इंडेमनिटी होल्डर है, देन आपको इसी के ना एग्जाम्पल से समझिएगा कि राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, एक्चुअल में हमारा जो न्यू टॉपिक है इंडेमनिटी होल्डर के कौन कौन से डिफरेंट राइट्स हैं। तो राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, ठीक है। तो इंडेमनिटी होल्डर कौन होता है? सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो कि सारे के सारे डैमेजेस को कवर करेगा, ठीक है। ऑब्वियसली इट मीन्स कि जो कंपनी है, कंपनी कौन है? यहाँ मत सोचिएगा कि यहाँ पे जो कंपनी ने पहले प्रॉमिस किया तो कंपनी होगी, ये होल्डर है। ये इंडेमनिटी माने लॉस, लॉस होल्डर। इंडेमनिटी कभी कभी आप ना समझ पाए तो इंडेमनिटी को सब समझिए लाइक अ लॉस, तो दैट इज अ लॉस होल्डर। तो राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, ठीक है। तो टू रिकवर ऑल डैमेजेस, सारे के सारे डैमेजेस को रिकवर करता है। तो इंडेमनिटी होल्डर कौन होता है? जितने भी सारे नुकसान है, डैमेजेस को रिकवर करेगा। राइट टू रिकवर ऑल कॉस्ट इनकर्ड इन डिफेंडिंग सूट, यानी कि ऑब्वियसली मान लीजिए कि जितने भी सारे के सारे सूट है, ठीक है, उसे अगर उसके रिगार्डिंग कोई भी कॉस्ट है तो उसे भी रिकवर करने की कोशिश करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, थर्ड, टू रिकवर सम पेड अंडर, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे जो भी मतलब कॉम्प्रोमाइज में, यानी कि जो भी दोनों के बीच में सम है, यानी कोई लमसम अमाउंट है, ठीक है, तो उसे रिकवर करना, मतलब सारे की चीजों को ये रिकवर करता है। इट मीन्स आप कहेंगे कि ये तो एक उसका एजेंट भी लग रहा है ना, लग रहा है ना। दिस इज वाई मैंने इसलिए आपको कहा था कि उसके आंसर आप खुद देंगे। वो क्या कर रहा है? सिर्फ ए ने अपने सारे काम की जिम्मेदारी है वो वहां पे छोड़ दी है। एक मिनट, ठीक है। तो राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, इट मींस कि जितने भी, यानी कि ए ने अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी? ए को दे दी, सॉरी कंपनी को दे दी, ठीक है। तो ये इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स हैं। मतलब राइट्स मतलब जब उसको पूरी जिम्मेदारी दे दी तो उसके क्या खुद के फर्ज भी बनते हैं, यानी सारे डैमेजेस को रिकवर करना, सारी कॉस्ट है, अगर कोई भी कॉस्ट इनकर्ड की गई है उन सभी कॉस्ट को रिकवर करना, ठीक है। अब
जितने भी सम पेड है, ठीक है, उसे रिकवर करना। अब है राइट टू स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अगर मान लीजिए कि ए है, ए और इन यानी कि दोनों कंपनी के बीच में गारंटी थी या जो भी केस था, कि ठीक है आपको करना क्या है, आपको सिंपली उसे एनालाइज करना है, ठीक है, काम करना है, या ए ने उसकी पेमेंट नहीं की कंपनी की, तो ऑब्वियसली तो उसके पास ये भी अधिकार है क्योंकि उसको अपने काम के पैसे लेने हैं। तो राइट टू स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए स्यू करने का भी अधिकार है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे राइट्स हैं। किसके राइट्स हैं, यानी ये सब काम कौन करता है, ये उसके अधिकार भी हैं, ये सब उसके काम भी हैं। ये सारे वर्क कौन करेगा, कंपनी करेगी, किसके बिहाफ में, ए के बिहाफ में। ठीक है, सबसे पहली बात है। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के असेंशियल। आपको लग रहा होगा ये बहुत ही शॉर्ट, जितना इजी तरीके से समझा सकती हूँ ना ये कंसेप्ट, क्योंकि बाकी सारी चीजें में इतना टाइम नहीं लगता। ठीक है, बाकी सारी चीजें क्योंकि सिर्फ इस ऐसा ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसके कुछ इंडेमनिटी या कुछ भी जिनमें हमें समय लगता है। ठीक है, तो असेंशियल्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट की असेंशियल्स, अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने सिंपल सा एक ओवरव्यू देखा है। ठीक है, अभी तक हमने एक सिंपल सा ओवरव्यू देखा है। उस सिंपल में हमने क्या देखा है, उस सिंपल में हमारे पास है कि कितने हैं, लाइक इनडेमनिटी एंड गारंटी। ठीक है, इनडेमनिटी माने वो पर्सन जो कि लॉस बियर, यानी कि लॉस जिसका है उसके उसको सेव कर रहा है लॉस से। ठीक है, यहाँ अगर ए ने अपना शेयर सर्टिफिकेट खो दिया, ठीक है, और फिर उसने इशू मतलब करवाया कंपनी से, इसका मतलब कि कंपनी ने उसकी जिम्मेदारी ली हुई थी पहले से ही, अदर, ठीक है ना, कंपनी ने उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से ही ली हुई थी। अदरवाइज एक बार जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट इशू होता है तो डुप्लीकेट के लिए बहुत टाइम लगता है, ऐसा नहीं है नहीं होता। इट मीन्स यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हुई थी। ठीक है, तो राइट्स में हमने यहाँ पे कवर किया। अब असेंशियल्स में देखिए, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप स्पेशल क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो असेंशियल्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में हमने क्या चीज देखी, सबसे पहली बात की दो पार्टी है। ठीक है, जैसे इंश्योरेंस में होती है, लेकिन इंश्योरेंस वाले सिर्फ और सिर्फ आपके लॉस के लिए बियर करते हैं, आपका एजेंट के रूप में काम नहीं करते। ठीक है, तो डिफरेंस है इंश्योरेंस में और आपका इंडेमनिटी में। ठीक है, तो जैसे टू पार्टीज हैं, प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, जो कोई भी लॉस है, नुकसान है, लॉस की प्रोटेक्शन होगी। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होता है। एक्सप्रेसली मतलब देखो, जब एक इंडेमनिटी होल्डर हो गया है, यानी कि कंपनी को आपने कहा कि मेरा जो शेयर सर्टिफिकेट खो गया था मुझे इशू कर दीजिए, तो आपने, ठीक है, एक्सप्रेसली बोला या इम्प्लाइड तरीके से कहा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी असेंशियल में आ जाएगी। एंड देन क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है, इंडेमनिटी एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के असेंशियल्स में आएगा। दैट इज एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? नेक्स्ट, अब है कि टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द इंडेमनिफायर लायबिलिटी। ठीक है, देखो सिंपल सीधी सी बात है कि यहाँ पे देखो अब यहाँ पे अब आपके पास इंडेमनिफायर की लायबिलिटी भाई शुरू कब होती है, कैसे कवर करना है,
ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए क्या है, ठीक है, कंपनी है, वॉज अपॉइंटेड एज एजेंट, कंपनी ने क्या किया, ए को एज अ एजेंट अपॉइंट किया। ठीक है, ये फर्म क्या है, बी है। क्लियर? तो यहाँ पे कंपनी परचेज गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ बी। ठीक है भाई, ये तो इसके इसमें है, तो ये फर्म बी है। ठीक है, अगर कंपनी ने, मान लीजिए कि बी के बिहाफ पे कंपनी ने गुड्स परचेज किए, यानी कि कंपनी मतलब मान लीजिए आपके पास ऑर्डर आया, आपने बोला आपकी कोई फैक्ट्री है, आपके पास ऑर्डर आया कि ठीक है मुझे इतने गुड्स चाहिए, पर आपने कहा कि ये गुड्स हम हमारे पास नहीं है लेकिन हम अवेलेबल करवा सकते हैं। तो आपने उस पर्सन, आप अपने क्या लेंगे, कमीशन लेंगे, या आप अपना जो भी सैलरी, जो सैलरी तो नहीं, आप अपना कमीशन या जो भी आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा वो लेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, यानी कि आपने कहा कि ठीक है हम अवेलेबल करवा देंगे लेकिन उसके हमारे अपने खुद के चार्जेस होंगे। तो ठीक है ना, उस पर्सन ने कहा कि हाँ ठीक है कि आप ये मुझे 2 दिन तक अवेलेबल करवा देना, मैं आपको 2 दिन बाद पेमेंट देके वो गुड्स ले लूंगा। इट मीन्स यू आर वर्किंग, कंपनी यू आर वर्किंग लाइक एन एजेंट। ठीक है, आप एक एजेंट के तौर पे भी वर्क कर रहे हैं। तो फर्म फेल टू टेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स, लेकिन फर्म थी ना, तो उसने गुड्स की डिलीवरी को मतलब लेने से नहीं लिया और ना ही उसने पेमेंट की। तो इस केस में, ठीक है, यानी कि जो आपके पास टाइम है कमेंसमेंट का, डज नॉट स्पेसिफाई द टाइम। ये जो आपके पास एक्ट है, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है, ये कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं करता कभी भी। बात ध्यान रखना, क्या टाइम स्पेसिफाई है, लेकिन हाई कोर्ट ने कुछ रूल्स लगाए हैं। क्या रूल्स है, मतलब एक्चुअल में कोई टाइम पीरियड नहीं है कि आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 6 दिन तक रहेगा। अब मैं बात करती, मान लीजिए वो जो गुड्स हैं, वो गुड्स आपके हैं एप्पल, बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही अच्छे एप्पल हैं, लाइक ठीक है, मतलब वो उस टाइप के एप्पल कहीं नहीं मिलते। अब उस फर्म ने नहीं लिया, या आपने, कंपनी ने कहा कि आपको पहले हाफ पेमेंट करनी पड़ेगी, तो ठीक है फर्म बी ने हाफ पेमेंट भी कर दी। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे उसने क्या लिया, नहीं लिया, फर्म बी ने क्या किया, हाफ पेमेंट भी कर दी लेकिन गुड्स की डिलीवरी नहीं ली। इस केस में वो जो एप्पल 15 डेज में, 20 डेज में बेकार हो गए, तो यहाँ पे सिचुएशन आपका क्या, यहाँ लॉस कैसा है वो आपका डिपेंड करेगा। जो यहाँ पे लॉस कैसा है वो आपका क्या होगा, मैटर करेगा। तो डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट क्या है, आपके पास हाई कोर्ट के अलग अलग रूल्स हैं। लेकिन अगर वहां पे कोई भी ऐसी सिचुएशन या सीन नहीं होता कि मतलब गुड्स पेरिशेबल नेचर के नहीं होते, ठीक है, अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के नहीं होते फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। कह रहे इंडेमनिफायर नॉट लायबल until the indemnified suffered the loss। सबसे पहली बात आप समझना, ठीक है, इंडेमनिफायर लायबल नहीं होगा, यानी कि आपके पास मानी, ठीक है ना, इंडेमनिफायर लायबल नहीं होगा जब तक, ठीक है, सब लॉस सफर ना हो। कहने का मतलब है, अब सेकंड केस में मान लीजिए कि कोई भी, ठीक है, वो गुड्स है, वो जो गुड्स है, ठीक है, पेरिशेबल नेचर का नहीं है, फिर तो कोई भी लाइबिलिटी केस अराइज नहीं होगी जब तक कि फर्म बी को लॉस नहीं सफर हो रहा। तो ठीक है, तो इंडेमनिफायर भी लायबल नहीं है। Indemnified compel the indemnifier to make good his loss although he has not discharged his liability। ठीक है, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट, अगर लॉस है, पहली बात तो यहाँ पे लॉस नहीं है तो लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी। यहाँ पे लॉस है, अगर यहाँ पे लॉस है तो सिंपल सा है, आपको उस लॉस को
क्या करना पड़ेगा, गुड में मतलब उस लॉस को प्रॉफिट में, उस लॉस को प्रॉफिट में या अच्छे में, क्योंकि लॉस यानी उसको एक अच्छे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे उसने अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज की हो या नहीं। तो ये एक सिंपल सा आपका क्या था, ठीक है, इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट था। अब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी करते हैं। ठीक है, फिर हमें दोनों में अलग अलग, गारंटी में रिवोकेशन ऑफ गारंटी बहुत आता है एग्जाम में। ठीक है, रिवोकेशन ऑफ गारंटी, ये एग्जाम में राइट्स ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी के जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ज्यादा आएगा, छोटा सा कंसेप्ट है। ठीक है, ये कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अब देखते हैं कौन सा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, याद रखिएगा इंडेमनिटी यानी लॉस, लॉस के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपको पता है बैंक है, बैंक क्या करता है, जब कभी बैंक लोन देगा तो उसे गारंटर चाहिए होगा, राइट। यानी उसे क्या क्या नीड होगी, गारंटर की। तो वो जो गारंटर है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, अब उस गारंटी का मतलब क्या होता है भाई, वो गारंटर के साइन सिग्नेचर, इसका मतलब क्या है कि अगर दो पार्टी यानी बैंक ने, ठीक है, सामने पर्सन से डील किया, मान लीजिए बैंक है, ठीक है, और एक पर्सन है ए पर्सन से बैंक यानी ए ने बैंक से लोन लिया, तो उसे गारंटर की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे गारंटर दो हो, एक हो, ठीक है, तो फिर बी कौन है, गारंटर है। उस गारंटर का मतलब क्या होता है, उस गारंटर का मतलब होता है कि डिफॉल्ट के केस में, अगर डिफॉल्ट होता है तो डिफॉल्ट के केस में जो थर्ड पर्सन, यानी कि थर्ड पर्सन कौन हो गया यहाँ पे, बी, यानी बी लाइबिलिटी को क्या फ्री करेगा, बी उस काम को जो छोड़ा है, डिफॉल्ट हुआ है, तो बी उसकी लाइबिलिटी को फुलफिल करेगा, यानी कि बी पैसा देगा। यही होता है ना, तभी तो एक हमें गारंटर की रिक्वायरमेंट होती है, गारंटर के घर जाते हैं, या बोला जाता है कि गारंटर की कोई प्रॉपर्टी के पेपर या गारंटर का कुछ भी वो अपने पास भी रखवाते हैं। तो द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक कॉन्ट्रैक्ट है टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ ए थर्ड पर्सन। यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि प्रॉमिस परफॉर्म, मतलब कि क्या, मतलब यहाँ पे अब बी की बात चल रही है, गारंटर की बात चल रही, तो वो क्या कहता है कि अगर थर्ड पर्सन की, ठीक है, लायबिलिटी वो डिस्चार्ज करेगा, उस अपने प्रॉमिस को पूरा करेगा अगर डिफॉल्ट होता है। इस केस में तीन पार्टीज हैं, तीन पार्टीज में कौन कौन है, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें एनालाइज करते हैं कौन कौन कैसे होंगे। ठीक है, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए असेंशियल्स क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। तो असेंशियल सारे वैलिड, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है तो इसके अंदर सारे वैलिड पॉइंट होने चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्ट तो ऑब्वियसली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी। देन कंसिडरेशन का पॉइंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे इट मींस कि गारंटर जो है वो एक, भाई जब डिफॉल्ट होगा उस केस में वो पे करेगा, वो एक अश्योरिटी देता है। तो क्या होगा, कंसिडरेशन, माने कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, बदले में वो कुछ ना कुछ देगा। कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कंपिटेंट माने कि ऐसा नहीं है कि वो जो बी है वो अनसाउंड माइंड का है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट उस समय नहीं कर सकता था, उसने कहा नहीं मुझे तो पता नहीं था, तो इस टाइप से नहीं चलेगा। दैट इज अ competent टू कॉन्ट्रैक्ट। एग्जिस्टेंस ऑफ अ रिकवरेबल डेट,
ठीक है, ये तो हो गई, क्योंकि यहाँ पे गारंटी यानी यहाँ पे हम अभी फिलहाल बैंक और ए के बीच की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बी की और बैंक के बीच की बात कर रहे हैं। तो यानी कोई भी डेट होता है तो रिकवरेबल डेट का एग्जिस्टेंस, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ अ रिकवरेबल डेट, कंडीशनल लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे श्योरिटी की कंडीशनल लायबिलिटी है। ठीक है, लायबिलिटी मतलब कि यहाँ पे जो उसका लायबिलिटी है उस पे कंडीशन होती है कि ठीक है हम इस शर्त पे देंगे, हमारी एक शर्त है, ठीक है, कि भाई आप एक गारंटर लेके आएंगे, गारंटर भी आपको उनके अकॉर्डिंगली गारंटर लाना पड़ता है। ठीक है, अब सबसे पहले इसके टाइप्स पढ़ते हैं, टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काइंड्स ऑफ गारंटी में रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव में रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है, गिवन फॉर द पास्ट डेट, यानी कि पुराने डेट की जो गारंटी है। ठीक है, कहने का मतलब है क्या होता है, मैं ये बताती हूँ भाई। बैंक के ए और बैंक के बीच में क्या था, डीलिंग थी, लेकिन उसमें क्या किया गया, बैंक और ए के बीच में अगर कोई भी डीलिंग थी, ठीक है, वो फुलफिल नहीं हुई, ए ने पहले से ही लोन लिया हुआ था, या आप ये बोलिए कि ए ने लोन लिया हुआ था और उसने फुलफिल नहीं किया, तो उस केस में बैंक क्या कर रहा है, प्रेशराइज कर रहा है। ये चीजें अब बंद हो गई हैं। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव जो है वो बंद हो गया है। ठीक है, बैंक अब प्रेशराइज कर रहा है, ठीक है, उसने कहा है कि हम कोर्ट में केस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बैंक ने बिना गारंटर के, और जहां पे गारंटर नहीं है, बिना गारंटर के लोन होता है तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होता है। ठीक है तो बैंक ने उनको दिया बिना गारंटर के, अब डिफॉल्ट हो गया, डेट हो गया, बहुत 2-3 साल हो गए, रिकवर नहीं हो रहा, एंड देन फिर केस किया गया। ठीक है, तो फिर ए है, डर गया ए ने, ठीक है, कोर्ट में नहीं गया, फिर ए और बैंक के बीच बात हुई, ठीक है, आप मेरा दोबारा से स्टार्ट कर दीजिए, मैं आपका अब से, ठीक है, सारी चीजें इंस्टॉलमेंट पे पे करना स्टार्ट कर दूंगा। अब बैंकर ने कंडीशन रखी कि आपको गारंटर लेके आना पड़ेगा। तो यानी अब आपने जो गारंटर आ रहा है वो आपके पास्ट डेट की गारंटी देगा ना, कि भाई जो हाँ अब ये इस चीज को करने लग जाएगा। ये होता है रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव हमारे यहाँ पे नहीं चलता, आपको पता है, बैंक है, बैंक हमेशा सबसे पहले फ्यूचर में कभी डेट ना हो, फ्यूचर में कोई डेट ना हो उसके लिए वो गारंटी लेता है, दैट इज अ प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, तो फ्यूचर में डेट ना हो, तो फ्यूचर में जो डेट होता है उसके लिए लेता है, तो उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव। स्पेसिफिक और कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होती है, स्पेसिफिक माने गारंटी जो कि एक स्पेसिफिक सिंगल ट्रांजेक्शन्स के लिए दी गई है। ठीक है, मतलब कि स्पेसिफिक है, कि जैसे मान लीजिए कि ठीक है इसने 1 लाख रुपए लिए थे, उस 1 लाख रुपए तक की ही गारंटी दी गई है, अब उसने 1 लाख रिपे कर दिया तो उसकी गारंटी खत्म हो गई, दैट इज। ठीक है, आजकल हम स्पेसिफिक पे ज्यादा वर्क कर रहे हैं, कंटिन्यूइंग पे नहीं वर्क करते। ठीक है, जो कि चलती रहे चलती रहे। ठीक है, क्योंकि आप अगर होम लोन लेंगे उसमें आपको अलग से गारंटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आप और पर्सनल लोन लेंगे तो उसमें आपको अलग से रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये चीजें हैं, दैट इज गारंटी। लेकिन यहाँ कंटिन्यूइंग में, ठीक है, गारंटी गिवन फॉर अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक, फिर हमने उसमें क्या था, ठीक है, गारंटर ने एक नहीं, दो नहीं, तीन, बहुत सारी सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स के लिए दिया हुआ है। गारंटी फॉर द एंटायर डेट और पार्शियल डेट ये भी होती है, पूरी की पूरी। ठीक है, यानी कि जो श्योरिटी की लायबिलिटी है वो, यानी कि आपकी प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, तो जो भी मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि आपकी जो मतलब श्योरिटी, जो भी आपके श्योरिटी हैं, ठीक है, उनकी जो भी कर्जा है
यानी कि कहने का सिंपल है कि जो बी ने जो गारंटी दी है वो एंटायर डेट की दी है, यानी कि उसने 10 लाख रुपए लिए थे तो पूरे 10 लाख की गारंटी दी है। यहाँ पे उसने खाली सिर्फ 5 लाख तक की या फिर 4 लाख तक की गारंटी दी है, पूरी गारंटी नहीं दी है। ठीक है, फिर अब होती है फाइडेलिटी गारंटी। में ये क्या होता है, ये आपके एक करेक्टर की गारंटी होती है। कहने का मतलब है, आपने वहां देखा होगा, आपको एक ना प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट में आपका जो कि हाँ इसने हमारे यहाँ से एक अच्छा बिहेवियर, गुड कंडक्ट, इस ये सब चीजें नोटिस होती हैं। तो ये आपके पास क्या है, वो आपको एक ये बिहेवियर जजमेंट देते हैं, एक्चुअल में वो गारंटी नहीं होती है, क्योंकि गारंटी एक कॉन्ट्रैक्ट है। गारंटी जो देगा वो उसके ऊपर एक लीगल एक्सपेक्ट का रूप चलेगा, उसके ऊपर स्यू होने का या करने का केस हो सकता है, कर ठीक है, लेकिन वो गारंटी नहीं होती। मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ, ठीक है, कि जैसे आपको पता है कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसमें आपका गुड कंडक्ट बिहेवियर लिखा जाता है उसकी, ठीक है। यहाँ पे अगर वही गुड कंडक्ट, ऑनेस्टी, बिहेवियर, इन सब की गारंटी कोई दे कि नहीं, ये जो पर्सन है, अब आपको मालूम होगा ही कि जैसे कोई भी रेंट ले, ठीक है, मान लीजिए कि कोई घर देखने आया है, ठीक है, या आपने उसकी गारंटी दे दी कि नहीं ये बंदा बहुत फैमिली वाला है, ये है, ऐसे नहीं करता, ये नहीं करता, तो वो जो गारंटी है, ठीक है, अगर वो गारंटी रिटर्न में नहीं होती तो इसलिए चलती नहीं है, अगर वो गारंटी रिटर्न में हो तो वो बिल्कुल चलेगी, उसे बोलते हैं फिडेलिटी गारंटी। ठीक है, तो ये एक करेक्टर की गारंटी होती है। नेक्स्ट है ठीक है, अब है रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। देखो, अब सिंपल सीधी सी बात है, ठीक है, अब मैंने इसी की गारंटी दी थी 1 लाख तक की, तो मुझे मालूम है कि मैंने इसको सिर्फ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन तक की गारंटी दी थी, लेकिन एक उस स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के साथ एक और फॉर्म था कि भाई वही जो मेरी गारंटी है वही बार बार यूज हो सकती है। ठीक है, तो अब मैं अवेयर हूँ इस चीज के लिए कि ठीक है, कि भाई मेरी गारंटी बार बार यूटिलाइज हो रही है, लेकिन अब मुझे उस अपनी कंटिन्यूइंग गारंटी को खत्म कराना है, क्योंकि आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कंटिन्यूइंग गारंटी हो या स्पेसिफिक गारंटी हो, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, स्पेसिफिक गारंटी कॉन्ट्रैक्ट है, कंटिन्यूइंग गारंटी कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर कंटिन्यूइंग गारंटी का रिवोकेशन है, रिवोकेशन मीन्स इसको खत्म करना, कैसे होगा, नोटिस के द्वारा होगा, बाय द नोटिस, ठीक है, मैंने नोटिस लिख दिया, उनको मेल भेज दिया, या फिर ठीक है श्योरिटी की डेथ हो जाती है। ठीक है, अब सिंपल सीधी सी बात है, श्योरिटी, श्योरिटी कौन, श्योरिटी वो पर्सन जिसकी मैंने गारंटी ली थी, यानी ए की गारंटी ना, तो जो ए की अगर गारंटी हो जाती है तो ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि उस केस में उसने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, डिफॉल्ट होता तो गारंटी होती गारंटर की, लेकिन वहां श्योरिटी की डेथ हो गई तो इसलिए उसकी प्रॉपर्टी लायबल होगी, तो वो कंटिन्यूइंग गारंटी अपने आप ही खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अभी हमारी ये क्लास खत्म हो रही है, 5 मिनट में मैं बस नेक्स्ट आपको लिंक भेजती हूँ, थोड़ा सा इसके ओके आगे